हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज मेरे साथ खड़ी हुई है भाई साहब टोयोटा फॉर्च्यूनर 2। और यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है भाई साहब, आपको ये दिखाने का कि एक तरफ खड़ी हुई है कन्वर्टेड, एक तरफ खड़ी हुई है टोयोटा का कच्चा पीस, जो अभी 1-2 महीने पहले ही गाड़ी एक तरीके से निकल के आई है भाई शोरूम से। दोनों ही टोयोटा के प्रोडक्ट हैं, बस डिफरेंस ये है भाई कि ये टाइप 2 2014 मॉडल है, ये 2024 मॉडल है भाई। यहाँ पे 10 साल बाद इस गाड़ी को ये वाली शेप दी गई है भाई साहब। तो आज आपको मेनली डिफरेंस समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ एक भाई साहब 50 लाख रुपए लगा के लेके आए हैं फॉर्च्यूनर को, और कहाँ हमने भाई साहब 15 लाख रुपए में ये गाड़ी रेडी करके दिखाई है। तो आप मेनली डिफरेंस देखिए भाई दोनों गाड़ियों की, एक लेजेंडर है, एक सिग्मा 4 है। तो देखो कंपैरिजन अगर हम करते हैं ना दोनों गाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं भाई साहब सिग्मा 4 ना मुझे पर्सनली थोड़ी बोल्ड सी, बड़ी सी नजर आती है, जबकि लेजेंडर की बात करोगे थोड़ी क्लासी, फ्यूचरिस्टिक सी, इसकी थोड़ी एक अलग क्लास है। लेकिन भाई ये जब भी थोड़ी सी ना महंगी है, 4-5 लाख रुपए इससे महंगी आती है। तो डिटेल में आज बात करते हैं भाई साहब, डिफरेंस आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करो, देखो ये वाली जो सिग्मा 4 है ना भाई, लाइट्स वाइट्स देखोगे आप, इसकी बहुत डिफरेंट है। ये इंडिकेटर आता है इसका, ये ऐसी ग्रिल आती है, सेम टू सेम भाई। ये हम काली वाली फॉर्च्यूनर दिखा सकते हैं, ये वाली स्टॉक कंपनी ने बनाई प्लांट से। इसकी बात करते हो भाई साहब लेजेंडर की, तो इसमें भी आप देखो बोनट एकदम ओरिजिनल। इसकी जो आप हेडलाइट्स की बात करते हो, तो इसी के अंदर इंटीग्रेटेड DRL प्लस यहाँ पे आता है भाई अपना हजार DRL और हजार लाइट, दोनों इंडिकेटर वगैरह इसमें बाई फंक्शनल है, दोनों इस तरीके से काम करता है। ये इसकी फॉग लाइट एकदम 100% वर्किंग है, और यहाँ पे इसके इंडिकेटर आते हैं सेम इसकी तरह ही, लेकिन इसमें DRL यहाँ पे जलती है, जो कि अभी फिलहाल जल नहीं रही है, और इसमें इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आप बात करते हो भाई गाड़ियों की, बहुत तगड़ी लगती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट और वाइपर दोनों गाड़ी में इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कन्वर्टेड में एक ये कमी रहती है भाई कि कन्वर्टेड में अपने लाइट और ये वाइपर वगैरह ऑटोमेटिक नहीं आ पाते हैं, जबकि उसमें स्टॉक गाड़ी में आ ही जाते हैं। एक चीज़ अब आप गौर करिएगा भाई साहब, साइड से जब हम बढ़ते हैं ना गाड़ियों की तरफ, तो लेजेंडर में और इसमें ज़्यादा मेन आपको डिफरेंस समझ नहीं आता है। आप अलॉय व्हील्स की तरफ अगर नज़र डालोगे ना, टोयोटा आज भी भाई अपनी सिग्मा 4x2 में इन्हीं वाले अलॉय व्हील्स के साथ जिंदा है भाई, जो कि आप मानोगे नहीं, मात्र 17 इंचेस के हैं। पूरी प्रोफाइल की अगर मैं आपको बात बताऊं, 265 R17। कुड यू बिलीव दिस भाई? ये लगा लो थार रॉक्स में 19 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं टॉप वेरिएंट में भाई, 25-26 लाख रुपए की गाड़ी में, और ये 45-46 लाख रुपए की गाड़ी में भी 17 इंच आज के टाइम में भी भाई साहब व्हील दे रहे हैं। ये साइड से देखोगे आप, लेजेंडर में और इसमें सिग्मा 4 में सेम ही लुक है, कुछ ज्यादा मेजर ऐसा डिफरेंस फील नहीं होता है। अब जब बात साइड की आ गई ना, तो अलॉय व्हील्स की मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जब इन अलॉय व्हील्स की बात करोगे, तो इसके अंदर भी भाई सेम टू सेम अलॉय व्हील्स हमारे डले हुए हैं, जो कि सेम अगेन 17 इंच है। लेजेंडर में टोयोटा से स्टॉक 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं भाई अपने, बट यहाँ पे भी सेम प्रोफाइल के साथ वही वाले, इसको भी हम जाके कन्वर्ट वगैरह करिए तो भाई साहब इसमें हम भाई चेंज करेंगे। बाकी आप देखो आप भाई पीछे से मेजर लुक भाई दोनों गाड़ियों की क्या शानदार लग रही है। लेजेंडर में आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में आती है, और फॉर्च्यूनर ऐसे लिखा जाता है। लेजेंडर की बैजिंग यहाँ पे अलग से आती है, जबकि वो वाली फॉर्च्यूनर में भाई साहब ये क्रोम में आता है। ये वाला पूरा पोर्शन आप देखोगे पूरा क्रोम में आता है, और यहाँ पे कहीं भी बैजिंग वगैरह नहीं आती है फॉर्च्यूनर की, सिर्फ यहाँ पे आता है। हालांकि अगर आप 4x4 लेते हो सिग्मा 4, तो यहाँ पे भाई साहब उसकी सिग्मा 4 की बैजिंग आ जाती है। बाकी वाइपर, डिफोगर, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स बहुत गाड़ियों में इंस्टॉल्ड है भाई साहब। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह भी बाहर से लग जाता है। बम्पर में बड़ा डिफरेंस आता है जब आप लेजेंडर की और सिग्मा की नॉर्मली बात करते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से जो ये वाले पोर्शन है ना, एल टाइप जो लेजेंडर की ये है, ये इसमें निकल के आ जाते हैं भाई। और बात रही भाई टेलगेट की, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है अपना। एक बार आप इसको प्रेस करिए, ये इस तरीके से अनलॉक हो जाता है। और बात रही जब कन्वर्टेड की, अब आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं तो भाई कॉस्ट कटिंग कोई ना कोई चीज़ में तो आएगी, तो भाई इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट वाला फीचर इंस्टॉल हो गया। ये देखो भाई, इसका मैंने बटन दबाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट अपना वर्किंग भाई। इसके अंदर भी सेम टू सेम है भाई पूरा का पूरा सेटअप। आओ भाई अब बात करते हैं भाई थर्ड रो की, और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा लेजेंडर में भाई साहब, ये इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है, बटन दबा के आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो इसकी पोजीशन को। अब बात आती है भाई थर्ड रो की, तो जैसे अपनी नॉर्मल स्टॉक गाड़ी में भाई साहब ये ऐसे खिंच के इस तरीके से यहाँ पे आप इसको ऐसे भाई पैक कर सकते हो ना अपनी सीट को, यहाँ पे जो इसका पोर्शन आता है वहाँ पे लटकाने का, सेम इसके अंदर भी आप वो वाला पोर्शन कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो देखो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल होती हैं, ये तो इसके अंदर भी डल सकती हैं। सेम इसके अंदर भी सीट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आता है। 7 सीटर वाली अगर आप लेते हो, तो इस वाली को भी हम सीट को सेम यहाँ पे भी भाई ये रिबन सा आता है, इस बद्दी को ऐसे खींचोगे तो आप भी इसको ऐसे लटका सकते हो। यहाँ पे लटकाने का पोर्स वो आता है। मुझे टोयोटा से कई बार शिकायत रहती है भाई कि XUV 700, स्कॉर्पियो, एंडेवर, ये सारी गाड़ियाँ आज के टाइम में ना दूसरी टाइप की सीट लेके आ चुकी हैं, तो बेंच टाइप। लेकिन ये अभी भी भाई जो स्कॉर्पियो क्लासिक में मंदिर टाइप में आया करती थी लटकाने वाली, वहीं पटके हुए हैं। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगती है भाई इन गाड़ियों के साथ। कह रहा मेन बात ये आती है भाई, आपने बाहर से देख लिया
गाड़ी पूरी ओवरऑल टोटल कन्वर्ट हो गई है, कोई भी फीचर मिसिंग नहीं है भाई, चाहे वो विंडो क्रोम गार्निश हो, यहाँ पे ये पिलर लाइट हो, चलो आफ्टर मार्केट होती है, हर चीज़ कन्वर्टेड और स्टॉक गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं बता सकता है कि भाई कौन सी कन्वर्टेड है कौन सी स्टॉक है। मेन बात ये आती है भाई साहब, इंटीरियर से आपको एक आध डिफरेंस केवल यहाँ पे पता चलेगा, उनकी बात करते हैं। चलो आपकी क्या मेजर डिफरेंस है दोनों कार्स में। अब भाई मेन बात करते हैं मेन इंटीरियर्स की, जहां से मेजर डिफरेंस यहाँ पे फील होता है। सबसे पहले भाई साहब, सीट्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक है दोनों गाड़ियों में, ये वाली भी वो वाली भी, पैसेंजर ड्राइवर दोनों इलेक्ट्रॉनिक देख लो, टेल गेट अपने ये अपने आप सीट आगे पीछे हो जाती है। मेन डिफरेंस जो आता है ना भाई साहब, वो आता है पुश स्टार्ट बटन की वगैरह की, तो भाई देखो हमारी इससे भी ज़्यादा एडवांस अपनी उसके अंदर डल चुकी है। मेन जो डिफरेंस है वो है भाई साहब मीटर का, जो आप ये मीटर देख रहे हो ना भाई, ये बड़ा क्लासी चीज़ लगती है जो उसमें अपनी में मिसिंग है। ये अभी भी एनालॉग आता है पूरा पूरा, बीच में केवल एक डिजिटल स्क्रीन है जिसको हम यहाँ पे बटन्स को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं। रेंज, इंडिकेटर, फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है, और फ्यूल का और वो सब का हमको प्रॉपर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे, पेडल शिफ्टर्स सब कुछ अपनी फॉर्च्यूनर उस कन्वर्टेड में भी है, चल के आपको मैं दिखाऊंगा। साथ में जो पेडल शिफ्टर्स हैं इसमें वर्किंग रहेंगे, लेकिन उसके अंदर अब वो 2014 मॉडल है तो भाई उसके अंदर ये सब नॉन वर्किंग रहते हैं, ये इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। बाकी भाई साहब डैशबोर्ड पूरा सेम, स्टीयरिंग सेम, बस एक मीटर का डिफरेंस। और मेन एक जो ये वाली टच स्क्रीन आती है ना अपनी, ये जो स्टॉक कंपनी की 8 इंचेस की टच स्क्रीन है, इसके अंदर आपको वायरलेस कारप्ले चलाने का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी आपको वायरलेस कारप्ले वगैरह मतलब मेन ज़्यादा इसमें फीचर्स है नहीं, केवल आपको थोड़े बहुत ही फीचर मिलते हैं, जैसे ब्लूटूथ से गाने चला लिए, आपको रेंज बता देगी, वो भी पर 100 किलोमीटर के हिसाब से बताती है, और बड़ी छोटी डिस्प्ले से फील होती है, तो ये एक इसके अंदर कमी है। बहुत सारे लोग इसको भी आफ्टर मार्केट भाई चेंज करा लेते हैं और 10 इंच की टेस्ला वाली स्क्रीन इसके अंदर डलवा लेते हैं, जो अपने कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर में डलवा लिया। कहने का मतलब ये है भाई पूरा सारा, अगर मैं आपको नॉर्मल सी एक भाषा में बताऊं कि अगर आप कन्वर्ट कराते हो ना अपनी फॉर्च्यूनर को, तो उसके अंदर दो चीज़ें रह जाएंगी बस जो कन्वर्ट नहीं होंगी। मेन एक तो भाई मीटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल के टाइम पर, दूसरा भाई टच स्क्रीन, इसके अलावा हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे एसी के कंट्रोल भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, वो अपनी में भी ऑटोमेटिक वो स्क्रीन में चला जाता है, तो वो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर भी डल तो गई है लेकिन वो चालू नहीं होंगी, क्योंकि भाई साहब पूरा सिस्टम होता है वेंटिलेटेड सीट चलाने का, तो यहाँ पे तो वेंटिलेटेड सीट्स एक्टिवली हैं लेकिन उसके अंदर वर्क नहीं करेंगी। तीसरा डिफरेंस ये भी आता है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बाकी ये इसका भाई ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अपना इसके अंदर ऑटोमेटिक है, तो भाई ये इसमें इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। वो हमने मैनुअल ली थी तो उसमें मैनुअल गियर बॉक्स है, और मैनुअल वाला गियर आज भी ये मैनुअल में भी आती है भाई फॉर्च्यूनर, तो अगर आप वो लेते हो तो सेम टू सेम आपको वो वाला डिफरेंस भी फील नहीं होगा। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हो भाई साहब, डैशबोर्ड में, ग्लोव बॉक्स में, ये सारी चीज़ें भाई साहब उस गाड़ी के अंदर भी अपने को देखने को मिल जाती हैं। सीट्स भी ब्लैक कलर की हैं, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे एलईडी हेडलाइट्स, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो लाइट जलती है, अपनी में भी जलती है, यहाँ पे आप बात करते हो तो इसके अंदर भी वो वाला सेम फीचर है। सेम टू सेम सारी चीजें तो बदल जाती हैं भाई साहब, आपको कोई और डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 बटन अपने को देखने को मिलते हैं इसके अंदर, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, तो ये इसके अंदर वर्किंग है भाई। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट में जैसे ही चेंज करूंगा तो मीटर पे हमको इंडिकेशन मिल जाएगी, बट उस गाड़ी में ये सब है लेकिन बटन्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से ECU के साथ भाई खिलवाड़ होता है, तो इस वजह से ये सब बटन्स वर्क नहीं हो पाते हैं। मेनली मोटा मोटा दिखावटी चीज़ें सारी आ जाती है भाई, कोई बंदा मीटर को ना देखे तो बता नहीं सकते कि वो कन्वर्टेड है या फिर नॉर्मल आती ही ऐसी है भाई कंपनी से। ये ब्यूटी है भाई, पैसा का पैसा बचे और फॉर्च्यूनर के रुतबे का रुतबा आ जाए। इवन जो ट्विटर सेस वगैरह आप देख रहे हो ना, ग्रैब हैंडल्स वगैरह, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड इन अवर कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर। बाकी भाई आप कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर के इंटीरियर देखने से पहले थोड़ा सा डोर्स और आपको मैं दिखा देता हूँ। एक जो आपको डिफरेंस फील होगा ना वो भाई इसके बटन्स में भी होता है ये, क्योंकि इसको हमको चारों वन टच ऑटो डाउन चलानी पड़ते हैं, तो इसलिए भाई साहब यही वाले थोड़े से जुगाड़ में करने पड़ते हैं, और हमको एक्टिवली चाहिए तो ये वाली थोड़ी सी आपको बस पावर विंडो में कमी दिखेगी। बाकी डोर्स, स्पीकर्स, बोतल होल्डर, यहाँ पे सॉफ्ट टच सारा कुछ सेम है। सीट्स आप बात करते हो आगे पीछे करना हो, रिक्लाइन एंगल, 6 वे जैसे एडजस्टेबल अपना आता है, सारा का सारा इसमें आप उस तरीके से कर सकते हो। पुश स्टार्ट बटन अपनी में इंस्टॉल हो जाता है। स्टीयरिंग की आप बात करते हो भाई, मेन वही वाला सेम आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। गाड़ी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो भाई ब्रेक पेडल दबाइए और गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाती है। बस जो मैं आपको मेन कमी बता रहा था भाई साहब जो है हमारे मीटर की, वो आप देखोगे इसके अंदर मीटर हमारा पुराना वाला ही आता है आज भी भाई साहब, क्योंकि इसको अभी भी स्टार्ट करना लिटिल सा कॉम्प्लिकेटेड है। और भाई ओडोमीटर में आप देखोगे 1.5 लाख किलोमीटर की रीडिंग है भाई अपने इसमें, क्योंकि अब आप यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये कन्वर्टेड है। अभी तक तो बहुत भाई सोच रहे होंगे दोनों नई गाड़ी खड़ी करके कंपैरिजन बना रहे हो, बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ से आप समझ सकते हो। बाकी ये जो टेस्ला वाली स्क्रीन है ना, इसको चलाना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन भाई यहाँ पे AC के कंट्रोल आपने देखे उसमें यहाँ पे थे, यहाँ पे पूरा जैसे MG एक्टर वगैरह की वाइब्स है ना, इसमें इस तरीके से आता है। बाकी क्लॉक भी एक्टिवली वर्किंग है भाई, जो टाइम वाली उसमें थी। डैशबोर्ड की आप क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे जो LEDs आती हैं ये भी यहाँ पे भाई पूरी चालू है, सनग्लास होल्डर से लेके सारी
सारी चीज़ यहाँ पे डल गई हैं। और ये अपनी मैनुअल गियर बॉक्स है, तो इसके अंदर गियर भी जैसा आज अगर आप शोरूम में मैनुअल गाड़ी देखने जाओगे तो सेम इसके अंदर भी वही वाला मिलेगा। हालांकि इसमें जो ये वाले बटन है ना भाई, IMT, इको मोड, पावर मोड, ये भाई साहब उसके अंदर इसके अंदर वर्किंग नहीं है। बाकी यहाँ पे जो ये है इसको आप देख लो, इस तरीके से आप इसको वो करते हो तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी अपनी जलती हैं और स्टीयरिंग कंट्रोल भी भाई वर्किंग है। ये देखो मैं अगर वॉल्यूम यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ से ये भी चेंज हो रहा है, तो मतलब सब कुछ चलता है भाई साहब। सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम दोनों गाड़ियों में देखने को मिलती है। डिफरेंस बस एक स्टीरियो का, मीटर का है, डेट्स इट। बाकी सब कुछ गाड़ी के अंदर सेम चीज़ डल जाती है। टोयोटा भी देख के शौक हो जाएगा यार क्या चल रहा है भाई साहब मार्केट में। यही है भाई, स्टीयरिंग देख लो भाई सेम टू सेम है, एयर बैग 6 पूरे सब कुछ वर्किंग है गाड़ी के अंदर। बताओ अब मेन बात करते हैं भाई साहब, जो सबसे मेन चीज़ है भाई साहब डिफरेंस करनी, ये तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस वाली चीज़ें हो गई, लेकिन जो अंडर द हुड एक ड्राइवर को पावर चाहिए होती है ना भाई, वो ये चीज़ निकाल के देती है। देखो आज अगर आप शोरूम में जाते हो, चाहे लेजेंडर लेने, चाहे सिग्मा 4, चाहे 4x4, कोई सी भी लेने जाओगे, सेम इंजन देखने को मिलता है भाई साहब। ये आपको 28 सीसी का 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, 204 PS, 500 Nm का टॉर्क निकाल के फेंकता है भाई, बहुत पावरफुल है। आज भी BS6 में मेरे ख्याल से आज अगर इंडियन मार्केट में कोई सबसे ज्यादा हैवी रिलायबल डीजल वाली गाड़ी बिक रही है तो वो फॉर्च्यूनर ही है, और इसीलिए लोग बाग इसको ओवर प्राइस्ड बताते हैं। बट आई डोंट थिंक सो भाई, क्योंकि इस इंजन की मेन पैसे हैं भाई साहब। बहुत रिफाइंड, बहुत चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई इस वाले डीजल इंजन को। आप फ्यूल इकोनॉमी भी भाई 10 की इससे ऑटोमेटिक में क्लेम कर सकते हो, और 6 तक की है भाई साहब। सॉरी 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसके अंदर। ऑटोमेटिक भी भाई मेरे को तो बढ़िया लगता है, थोड़ी इनिशियल गियर्स पे हूँ बहुत ज़्यादा मचाता है, लेकिन वैसे ओवरऑल चलाने में बहुत ज़्यादा फन है। ये फन है, लेकिन भाई ये इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा फन हुआ करता था, विच इज़ 3.0 लीटर का D4D डीजल इंजन भाई। इसके अंदर 172 PS आती थी, पावर इसमें कम है, टॉर्क वगैरह सब कुछ कम है, लेकिन जो इसकी धाड़ है ना, जो ये हुन्नी हुन मचाता है, और जब इसको पिकअप खींचने में जो इसका मजा है वो नेक्स्ट लेवल था भाई साहब। आज भी खड़ा है इसका इंजन थाईलैंड और वियतनाम, ऐसी कंबोडिया, ऐसे जो ये वाले अपने एशियन कंट्रीज है, यहाँ भी 4-5 लाख रुपए का ये सिर्फ इंजन बिक जाता है। वहाँ की बोट्स वगैरह में यूज़ होता है, तो मतलब इसकी भी एक अलग ही फैन फॉलोइंग। तो #1KD करके बहुत सारे लोग हैं भाई जिसको बुलाते हैं। और भाई ये मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम का, कि आज भी बहुत ज़्यादा रिलायबल 1.5 लाख की गाड़ी चल जाती है, जब भी थोड़ा बहुत ही पता नहीं चलता भाई गाड़ी में। और जब इसको स्टार्ट करते हैं तो आज वाली फॉर्च्यूनर में भाई कोई गियर नॉब वगैरह कुछ नहीं हिलता, ना स्टीयरिंग, ना कुछ वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन इसको भाई स्टार्ट करते ही ना पूरा वाइब्रेशन वगैरह पूरा का पूरा मैटर बैठ जाता है। तो अब तो मेरे ख्याल से भाई आपको मीटर देख के, ये जो अपना इंजन देख के तो पता चल ही गया होगा कि भाई ये जो अपना है ये कन्वर्टेड है, और ये जो है अपनी नॉर्मल कंपनी से वो आता है वो है। अब भाई बहुत भाई कह रहे थे कि एक बार कंपैरिजन करके दिखाओ, डिफरेंस ऐसे पता नहीं चलता है भाई, आमने सामने चीज़ों को खड़ी करते हैं तो ज़्यादा मेनली डिफरेंस समझ आता है। तो भाई अब मैंने आपको दिखा दिया दोनों कार्स यहाँ पे साइड बाय साइड खड़ी करके। अब आप लोग बताइए भाई, क्या ये गाड़ी 15 लाख रुपए में कन्वर्टेड वर्थ है, या फिर ये जो 50 लाख रुपए वाली है ये है। मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे आ जाता है लीगल इलीगल वाले इश्यूज, थोड़े लिटिल से अगर उनके बारे में बात की जाए तो नो डाउट ये 10 साल इंश्योरेंस इसका प्रॉपर होगा, रोड लीगल है। पर भाई शौक करने के, जहाँ तक शौक करने तक की बात है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई घाटा नहीं है। बाकी 3-4 गाड़ी वैसी रख लो भाई साहब, जो रोड लीगल हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू BS6 वो वाली निकलवा लो, क्या ही घाटा है। घर में खड़ी लेजेंडर तो मुलुक लगेगी भाई। तो ये था भाई पूरा कंपैरिजन। मीटर और इसके स्टीरियो को छोड़ के दोनों गाड़ियों में लिटरली कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई साहब। इंजन विंजन तो बाद में जो लोग डीप चलाते हैं उनको समझ आती है, जो देखने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ भाई। तो कैसा लगा आपको कंपैरिजन, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।